हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। शाम का वक्त सारंग विलन रचना और निर्जला हॉस्पिटल में रुके हुए थे। बाकी लोग घर आ चुके थे। शोभित अपने कमरे के बालकनी में खड़ा शाम के ढल रहे सूरज को देख रहा। तभी उसके कमरे के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। शोभित बिना उस तरफ देखे कहता है, अंदर आ जाओ। आदित्य अंदर जाकर इधर उधर देखते हुए बोली, शोभित जी। शोभित आदित्य की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम यहीं? आदित्य बालकनी में शोभित की आवाज़ पर वहाँ आकर बोले, आई एम सॉरी। आदित्य के शौर्य पर शोभित आंखें चढ़ाते हुए बोला, किस लिए? आदित्य छोटा सा पाउट बनाते हुए, मैंने सुबह आपसे बदतमीजी की, उसके लिए। मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा था इसलिए मैंने ऐसा कह दिया। जिसे सुनकर शोभित बालकनी में लगे श्रिंक पर बैठते हुए बोला, तुम मेरे साथ काफ़ी वक्त से हो, ठीक कहा ना? शोभित की बात पर आदित्य अपनी उंगलियां गिनने लगती है, जिसे देखकर शोभित कहता, आदित्य उंगली गिनना बंद करो। आदित्य एक नज़र शोभित को देखने के बाद दूसरे हाथ की उंगली गिनते हुए बोले, हाँ, मैं आपके साथ पूरे 1.5 साल से हूँ। जिसे सुनकर शोभित अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, लेकिन हमारी सगाई को तो इतना वक्त नहीं हुआ। आदित्य कुछ पल सोचने के बाद बोली, सुना है झूठ बोलने से ज़िंदगी आसान हो जाती है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलना चाहती। मतलब तुम मुझसे इतने वक्त से झूठ बोल रही थी, बल्कि पूरे फैमिली वाले भी मुझसे झूठ बोल रहे थे सिर्फ तुम्हें मेरे पास रखने के लिए? शोभित ने पूछा, जिसके जवाब में आदित्य अपने सिर में नहीं में हिलाकर बोली, नो, आई लव यू एंड लव यू मी टू। इसलिए हम दोनों की सगाई हुई, लेकिन मॉम तो कह रही थी कि अरेंज मैरिज है, तो उसमें प्यार कहाँ से आ गया? शोभित ने सख्त आवाज़ में पूछा, जिसके जवाब में आदित्य उसे देखते हुए बोली, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। हम पहली बार मनाली में मिले थे। शोभित बीच में आदित्य की बात कट कर बोला, हम मनाली में मिले थे? मतलब तुम मनाली से हो? आदित्य अपना सिर हिलाते हुए, हाँ, मैं मनाली से हूँ। उस वक्त मैं 19 साल के थे, जब आप महक दीदी के साथ मठ गए थे पूजा के लिए, और मैंने आपको बहुत परेशान किया था। फिर हम दूसरी बार मुंबई में मिले थे, जब आपकी मम्मा के साथ डैड को ढूंढने आए थे। शोभित आदित्य की बात को बीच में काट कर, तुम सारंग विला कैसे पहुँचे, ये बताओ। मुझे तुम्हारा बाकी कथा पुराण नहीं सुनना है। शोभित की सख्त आवाज़ को सुन आदित्य उसे देखते हुए बोले, आपके घर में मुंह दिखाई का फंक्शन हो रहा था। वैशाली दीदी आई हुई थे, इसलिए मेरे डैड आपकी फैक्ट्री में काम करते थे, जहां उनकी मौत हो गई, और भैया ने मुझे पढ़ने के सारी जिम्मेदारी ली और आप मेरे गार्जियन बन गए। मैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, वहाँ पर मेरे दोस्त बने वापी, और मैं आपको बहुत परेशान करते थे, और धीरे धीरे हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। जब मॉम को इस बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत गुस्सा किया, आपको थप्पड़ भी पड़ा, लेकिन आप नहीं माने और घर वाले ने उन्हें मना लिया। फिर हमारी सगाई हो गई। शोभित आदित्य की पूरी बात सुनते हुए खड़ा होकर अपने कदम आदित्य की तरफ बढ़ाकर बोला, और इस बीच हमारे बीच क्या क्या हुआ? आदित्य शोभित को अपनी तरफ आता हुआ देखकर अपनी जगह पर खड़ी रहकर करियर पर फोकस करने के लिए अप्रिशिएट किया। मेरी हॉबी थी बॉक्सिंग, और मैं हर रोज़ अपने प्रैक्टिस पर जाती थी। फिर मैं स्टेट लेवल के लिए मणिपुर गई, आप मेरे साथ थे मुझे चेयर अप करने के लिए, और आज मैं यहाँ हूँ। शोभित आदित्य के सामने आ उसकी चुड्डी को अपनी उंगलियों से पकड़ उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, मैंने तुम्हें किस किया है, या उससे ज़्यादा हुआ है हमारे बीच? आदित्य को अपने पूरे शरीर में गोश बम्प आता हुआ महसूस हो रहा था। वो शोभित के सीने पर हाथ रखते हुए बोली, आपका ऐसे सवाल करना मुझे अजीब लग रहा है। शोभित आदित्य के हाथ को अपने हाथ में लेकर बोला, आदित्य, अगर हम फिजिकल हुए हैं तो बोलो, बिकॉज यू आर माई फाइनेंस। आदित्य की आंखों से आंसू की लकीर खींच जाती है, जिसे देखते हुए शोभित उसके हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहता है, इस तरीके से जवाब देती हो अपने सामने वाले को आंसू बहाकर? इसलिए मुझे ज़्यादा डाउट हो जाता है, क्योंकि मेरी चॉइस इतनी कमज़ोर नहीं होती। इतना कहकर शोभित आदित्य के हाथ को झटक देता। आदित्य नम आंखों से शोभित की तरफ देखते हुए बोली, शोभित जी, मैं आपको गले लगाना चाहती हूँ, प्लीज़। शोभित अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोले, नो थैंक्स, कल से मैं ऑफिस ज्वाइन कर रहा हूँ और तुम अपने काम पर फोकस करो। आदित्य अपना फ़ोन निकालकर शोभित को फ़ोटोज़ दिखाते हुए बोली, आप खुद देखिए हम फ़ोटोज़ में कितने खुश हैं। शोभित एक नज़र फ़ोटो पर डालने के बाद बोला, मैं कैमरे में कैद की गई तस्वीर अक्सर नकली खुशी को बयां करती है, तुम्हें कुछ चाहिए था क्या? आदित्य अपने आंसू साफ करते हुए मोबाइल को जेब में रख कर बोली, हाँ, मैं आपको बताना चाहती थी कि मैं वापी रिया दीदी के साथ क्लब जा रही हूँ। जिसे सुनकर शोभित अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला, तो पैसे चाहिए? आदित्य अपना सिर हिलाते हुए बोली, मुझे आपका गोल्डन कार्ड चाहिए। जिसे सुनकर शोभित हैरानी से बोला, कैसी अजीब प्राणी हो तुम, इतनी बेशर्मी से पैसे मांग रही हो?
अदिति आंखें टिमटिमाते हुए शोभित की तरफ देखकर बोली, मैं तो पहले भी ऐसे मांगती थी, कोई बुराई है क्या? शोभित अपनी आंखें छोटी करके बोला, और मैं तुम्हें पैसे दे देता था। अदिति अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, आपका गोल्डन कार्ड हमेशा मेरे पास होता था जब मैं कहीं बाहर जाती थी। शोभित अदिति की बात सुनकर बोला, और तुम जितना कमाती हो वो कहाँ है? आपके अकाउंट में है, मैंने सारे पैसे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए हैं, अदिति ने जवाब दिया। जिस पर शोभित और हैरान होते हुए बोला, तुम्हारे पास खुद का अकाउंट नहीं है क्या? लेकिन मैं उससे कुछ पैसे रखती हूँ कि बाकी सारे पैसे मैं आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाती हूँ, अदिति ने मासूमियत से जवाब दिया। जिसे सुनकर शोभित उसे देखते हुए बोला, मुझे यकीन नहीं है। अदिति हैरानी से शोभित की तरफ देखते हुए बोली, अरे मुझे कोड भी पता है आपके कार्ड का, और क्या चाहिए? शोभित अपना कार्ड अदिति को देते हुए बोला, ये लो और जाओ यहाँ से। अदिति शोभित की बात पर कार्ड लेकर उसे देखने लगती है तो शोभित कहता है, क्या और कुछ चाहिए? अदिति अपना सिर नहीं में हिलाकर वहाँ से जाने लगती है तो शोभित पीछे से कहता है, पीने की ज़रूरत नहीं है और ख्याल रखना और लोकेशन सेंड कर देना। अदिति महक अमूर का शोभित की तरफ देखकर जल्दी से उसके पास आकर उसे कसकर गले लगा लेती है और उसका गाल पर किस करते हुए कहती है, थैंक यू हूबी। इतना कहकर अदिति जल्दी से शोभित से दूर होकर कमरे से बाहर चली जाती है। अदिति का ऐसा करने पर शोभित सदमे में था। उसे अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस हो रही थी, जिसे महसूस करते हुए खुद से बोला, उसका नज़दीक आना इफ़ेक्ट कर रहा है। क्या उस कह रही है वो सच है? क्या मैं इतना प्यार करता हूँ उससे? इतना सोचते हुए शोभित फिर से सूरज की तरफ देखता है जो कि रात में तब्दील हो चुकी थी, जिसे देखकर वह गहरी सांस भर अंदर की तरफ आ जाता है। इधर वर्षा बिस्तर पर बैठी हुई थी, तभी कमरे का दरवाज़ा बाहर से कोई खटखटाता है तो विकल्प जो कि वॉशरूम से बाहर आता है जाकर दरवाज़ा खोलता है तो सामने महक हाथों में सूप का बाउल पकड़े खड़ी हुई थी। महक अंदर जाकर वर्षा की तरफ देखते हुए बोली, अब आपकी तबीयत कैसी है? वर्षा महक की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। महक वर्षा की बात पर सूप वर्षा की तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसे पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। विकल्प महक के बात पर बोला, मैं उसे पिला दूंगी भाभी, आप आवी को देखिए, वो बहुत बदमाश हो गया है। विकल्प की बात पर महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, कुछ भी होता है तो मुझे बुला लीजिए। विकल्प महक के बात पर अपना सिर हिला देता है तो महक कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद विकल्प सूप खुद पीते हुए वर्षा की तरफ देखकर बोला, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि सूप में कुछ गड़बड़ है? वर्षा विकल्प की बात सुनकर बोली, मैं वहाँ पर नीलिमा को देखा था। जिसे सुन विकल्प अपनी आंखें छोटी करके बोला, नीलिमा चाची तुमसे बड़ी है? वो जिस पर वर्षा उसे इग्नोर करते हुए बोली, जो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता वो मुझसे किसी भी तरीके की रिस्पेक्ट से उम्मीद नहीं करे तो बेहतर होगा। विकल्प सूप पीते हुए वर्षा से बोला, मतलब तो मुझे भी वही कहोगी क्योंकि मैं तो तुमसे छोटा हूँ? वर्षा तिरछी मुस्कान के साथ विकल्प के नज़दीक आकर बोली, नहीं स्वीटी, तुम मेरे हॉबी हो और जो तुम्हारा है वो मेरा है। इतना कहकर वर्षा उसके चेहरे को पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रखकर जो सूप विकल्प ने अपने मुंह में भरा था सारा शक कर लेती और उसे अलग होकर अपने होठों को साफ करते हुए कहती है, काफ़ी अच्छा था सूप। वर्षा के हरकत पर विकल्प की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इधर मालाबार हिल्स में विप्लो, रिया, अदिति, फलक राघव के घर आए हुए थे क्योंकि अब उनकी दोस्ती आरती से भी गहरी हो चुकी थी। विप्लो जाकर राघव के घर को डोरबेल जोर जोर से बजाने लगता है, जिस पर आरती आकर दरवाज़ा खोलती है और उन लोगों को देख कर कहती है, इस वक्त तुम लोग यहाँ? विप्लो आरती को साइड करते हुए अंदर आते हुए बोला, राघव भैया। आरती विप्लो को रोकते हुए बोली, बापी वो काम से ऑफिस गए हुए हैं, तुझे कुछ काम था क्या उनसे? विप्लो आरती की बात सुनकर मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए बोला, मुझे उनसे क्या काम होगा? वो तो मेरे बिग ब्रदर के कैटेगरी में आते हैं और तुम हमारे कैटेगरी में आती हो, इसलिए हम तुम्हें क्लब लेकर जाने के लिए बुलाने आए हैं। जिसे सुनकर आरती अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोली, माना है मैं दिन में रेस्टोरेंट और मॉल तुम लोगों के साथ चली जाए, लेकिन इस वक्त क्लब मुझे वो जान से मार देंगे। आरती की बात पर फलक उसके हाथ को पकड़ते हुए बोली, अरे यार रोना बंद करो, चलो हम तुम्हें लेकर चल रहे हैं। जिसे सुनकर विप्लो रिया की तरफ देख कर बोली, मोटी पहले इसका लुक चेंज करना होगा वरना इस क्लब में एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है? रास्ते में पार्लर में ले चलेंगे, इसे रिया ने जवाब दिया। उन लोगों की प्लानिंग को सुनते हुए आरती डरते हुए बोली, मुझे क्यों मारना चाहते हो तुम लोग? अदिति आरती के हाथ को पकड़ कर बोली, चुप रहो वरना एक मुक्का मार कर बेहोश कर दूंगे तुम्हें। वो तुम्हें कहीं भी आने जाने को क्यों नहीं देते? विप्लव आदिति के बाद आरती की तरफ देखते हुए बोला, आरती सब कुछ ठीक तो है ना? तुम कुछ भी अपनी मर्जी से क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें राघव भैया मारते हैं?
विप्लव के बाद पार्थिव जल्दी से अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, नहीं, वो तो मुझसे ठीक से बात भी नहीं करते हैं क्योंकि वो किसी और को पसंद करते हैं। फलक आरती की बात सुनकर बोली, तुम दोनों पति पत्नी हो भी कि नहीं? हम सिर्फ नाम के पति पत्नी, बाकी पति पत्नी जैसा हमारे बीच कुछ नहीं है, आरती ने कहा। जिसे सुनकर विप्लव अपनी खुरापाती दिमाग चलाते हुए बोला, तो चलो अब हम मिशन शुरू करते हैं। आरती राघव को मिलन समारोह रिया विप्लव की बात सुनकर गहरी सांस भरते हुए उन लोगों की तरफ देखकर बोले, यार कुछ भी तमाशा मत करना बस। विप्लव रिया के बात पर मुंह बनाकर अपना फ़ोन निकाल कर राघव को टेक्स्ट कर देता है कि वो आरती को लेकर क्लब जा रहा है और फिर वो चारों आरती को वहाँ से उठा कर ले जाते हैं ऋतिक का फार्म हाउस। ऋतिक अपने स्टडी रूम से निकलकर कमरे की तरफ आता है तो देखता है प्रकृति सेक्सी नाइट सूट पहने एक हाथ में किताब पकड़े बिस्तर पर बैठे हुए थे। ऋतिक जो कि जंप कट स्लीवलेस पॉलिस्टर ब्लैक स्लिम फिट वेस्ट और नीचे ब्लैक लोअर के साथ स्लीपर्स में था। प्रकृति की तरफ देखते हुए इतना सजधज कर किस आत्मा का इन्विटेशन दे रही हूँ। प्रकृति ऋतिक की आवाज़ पर नजरें उठाकर उसकी तरफ देखती है तो उसके खुद के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। ऋतिक के गोरे बदन पर ब्लैक रंग बहुत ज़्यादा सूट करता था, इसलिए प्रकृति उसे ब्लैक कलर पहनने से मना करती थी। ऋतिक की बात सुनकर प्रकृति अपनी जानलेवा नज़रों से उसे स्कैन करते हुए बोले, तुम्हारा इंतजार कर रही थी क्योंकि तुम भी तो किसी राक्षस से कम नहीं हो। ऋतिक का फार्म हाउस। ऋतिक प्रकृति की बात सुनकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, तुम आज 69 की पोज लेना चाहती हो क्या? प्रकृति ऋतिक की बात सुनकर बुक बंद कर साइड में रखते हुए अपनी आंखों में लगे गोल्डन फ्रेम के चश्मे को निकाल बगल में रख कर बोली, 69 का तो पता नहीं है लेकिन मैं छड़ी से तुम्हारी पिटाई जरूर करना चाहती हूँ। ऋतिक उल्टा घूमकर अपने बैग की तरफ इशारा करते हुए बोला, यहाँ पर मारोगे? प्रकृति ऋतिक की बेशर्मी पर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, कसम से तुम जैसा निर्लज इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। जिसे सुनकर ऋतिक प्रकृति की तरफ देखते हुए बोला, मरने और मराने की बात तुम कर रही और निर्लज मैं हो गया? ये क्या बात हुई जान? प्रकृति ऋतिक के जान कहने पर उसे घूरते हुए, ये कौन सा नया निकलम है? ऋतिक बिस्तर के सामने खड़ा हो हल्का सा झुककर उसके पैर को पकड़ अपनी तरफ खींचता है तो प्रकृति सीधा उसके सामने आ जाती है। ऋतिक प्रकृति के पैर को नीचे रख खुद उसके पैरों के बीच खड़ा होकर उसके बालों में हाथ डाल चेहरे के ऊपर करता है तो प्रकृति उसकी काली आंखों में घूरने लगती है। इधर सारंग मिला। मृत्युंजय जब से हॉस्पिटल से वापस घर आया था महक से मिलने नहीं गया था, स्टडी रूम में ही काम कर रहा था। जब मृत्युंजय अपना काम करके कमरे में पहुंचता है तो देखता है समृति बिस्तर पर सो रही थी और अव्यक्त को महक दूध पिला रही थी। दोनों बच्चे को अपने ही बेडरूम में देखकर मृत्युंजय का मूड खराब हो जाता है, लेकिन वह बिना महक से कुछ कहे चुपचाप वॉशरूम की तरफ चला जाता है। महक उसे जाता हुआ देखने के बाद फिर से अव्यक्त को सहलाते उसे फिट करवाने लगती है। तभी मृत्युंजय वॉशरूम से चिल्लाते हुए कहता, महक तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरा सामान यूज मत किया करो। मृत्युंजय की बात पर महक अव्यक्त की तरफ देखती है जो कि अब वो सो गया था। उसे बिस्तर पर समृति के बगल में सुलाने के बाद 2 तकिया समृति को और अव्यक्त को अगल बगल में जल्दी से रख देती है और क्लोजेट रूम की तरफ चली जाती है। महक क्लोजेट से एक नया बाथरूम लाकर बाथरूम में दरवाजे पर लटकाते हुए, मैंने नया बाथरूम बाहर रख दिया है। जिस पर मृत्युंजय बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर महक को घूरने लगता है। महक मृत्युंजय की तरफ देखती है जो कि नहा चुका था और टॉवेल्स में था। महक मृत्युंजय को घूरती हुई नज़र को खुद पर महसूस करके बोली, मृत्युंजय महक के बात को बीच में काट कर बोला, मुझे नहीं चाहिए। महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, इसे भी अंदर रख दीजिए, मैं दोबारा आपका इस्तेमाल नहीं करूँगी। मृत्युंजय महक को फिर से घूरने लगा, जिससे महसूस करते हुए महक को देखते हुए बोली, तुम्हें कुछ नहीं पता इसलिए तुम इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही हो और मुझे गुस्सा दिला रही हो। मृत्युंजय ने महक के बात को बीच में काट कर कहा, जिसे सुनकर महक मृत्युंजय के सीने पर हाथ रख बड़ी ही मदहोशी भरी आवाज़ में बोली, मृत्युंजय इतना गुस्सा क्यों करते हो? आप किसी दिन गुस्से में फट जाएंगे तो? मृत्युंजय महक के बुरी तरीके से बोली, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी इन चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाऊँगा? महक हल्का सा मृत्युंजय के पास आकर उसके कमर को पकड़ लेती है तो मृत्युंजय को अपना शरीर लूज होता हुआ महसूस होता है। महक मृत्युंजय को हल्का सा पुश करते हुए बाथरूम के अंदर ले जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है, जिसे देखकर मृत्युंजय महक से कहता है, ये क्या कर रही है तुम? मैं शावर ले चुका हूँ। महक मुड़कर मृत्युंजय के सीने पर उंगली चलाते हुए बोले, आपने ही तो कहा था ना, हमेशा आप करते हो, इस बार मुझे करना हो। मृत्युंजय महक के बाद पर सीधा खड़ा होते हुए बोला, चलो ठीक है, कैसे करोगे बताओ?
महक हल्का सा मुस्कुरा कर मृत्युंजय के हाथ को पकड़ उसे उस बड़े से बाथटब के पास बने स्ट्रेचर पर बैठा देती और सामने बैठ जाती और मृत्युंजय को देखते हुए देखने लगती। मृत्युंजय महक की नज़र को खुद पर महसूस करके बोला, बस यहीं तक। महक कुछ सोच कर बोली, लेकिन आप तो मुझसे नाराज़ थे ना। मृत्युंजय स्ट्रेचर से कूद कर नीचे उतरते हुए, जा रहा हूँ मैं, मुझे पता था तुमसे कुछ नहीं होने वाला और जानबूझकर तुम समृद्धि को लेकर आई हो। मेरा औलाद कम है कबाब में हड्डी की तरह जो एक और उठा कर ले आई हो। मैं हैरानी से मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोली, मृत्युंजय आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप समृद्धि से इतना प्यार करते हैं और आपको कबाब में हड्डी लग रही है? वो मृत्युंजय बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर महक को घूरते हुए बोला, हर बार मान जाता हूँ, इसलिए तुम नाटक समझ रही हो ना, इस बार मानूंगा ही नहीं। इतना कहकर मृत्युंजय बाथरूम से निकल कर क्लोजेट रूम की तरफ चला जाता है। महक उसे जाता हुआ देखकर एक आह भरते हुए बिस्तर पर आ जाते हैं। कुछ देर बाद मृत्युंजय टी शर्ट और लोअर में बाहर आता है और एक डिम लाइट ऑन करके बाकी लाइट्स ऑफ कर समृद्धि के बगल में लेट जाता है। महक मृत्युंजय की तरफ देखती है जो कि आंखें बंद करे समृद्धि को हल्का सा होल्ड करे सो चुका था। महक हल्का सा मुस्कुरा कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।